साइंस। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में पेपर सेकेंड क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके यूनिट नंबर 4 को पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिट नंबर क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 4 आपका टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पर बेस्ड है। जनरली अपन श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में जानते थे कि श्रोडिंगर इक्वेशन को दो भागों में बांटा गया था, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इट मींस हाइड्रोजन जो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगर टाइम का फंक्शन है, माने एनर्जी का पार्ट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H जो होता है SI बराबर ESI मींस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एनर्जी दोनों में अगर एनर्जी को हम ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, और अगर टाइम ना लेकर के सिर्फ E लिखते हैं SI बराबर ESI लिखें तो आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है। उसी पर ही बेस्ड है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन मींस नथिंग बट इट इज ओनली डिस्टरबेंस। जब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनको अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर सकते, उनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसी अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिसके आधार पर हम जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स में सॉल्व नहीं किया जा सका उसको अपन क्वांटम मैकेनिक्स में अप्रोक्सीमेशन मेथड के रूप में उपयोग करते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसमें साइंटिस्ट श्रोडिंगर था, उन्होंने एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन डिस्टरबेंस परटर्बेशन थ्योरी को अडॉप्ट किया, और उसी परटर्बेशन थ्योरी के आधार पर उन्होंने श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने इसको दो भागों में बांटा था, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में आप देखे हो कि जनरली एनर्जी लेवल जो होता है, जब हम किसी भी मीडिया को डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो डिस्टरबेंस के कारण क्या होता है, उसके एनर्जी लेवल में शिफ्ट होता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी लेवल इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। अब जैसे आप जानते हो कि द टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग द एनर्जी लेवल, change in energy level and eigenfunction of the system when a small disturbance is applied। माने हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम पर जब स्मॉल डिस्टरबेंस अप्लाई करते हैं तो स्मॉल डिस्टरबेंस अप्लाई करने से उस सिस्टम के एनर्जी लेवल और आइगन फंक्शन में क्या होता है, चेंज होता है, लाइटली चेंज होने लगता है। इन सच केसेस द हैमिल्टोनियन कैन ब्रोकन इनटू टू पार्ट। ऐसे केस पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला जो पार्ट होता है वो आपका H is equal to H naught plus H प्राइम लिखते हैं। H naught is known as अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसके आधार पर अपन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और दूसरा जो आपका होता है H प्राइम को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ परटर्बेशन। इस तरह से यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि हैमिल्टोनियन कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, one of which is large and represent of a system for which the Schrodinger equation can be solved exactly, whereas another part जो स्मॉल होता है और उसको ट्रीटेड एज ए हैमिल्टोनियन परटर्बेशन करते हैं। जो दूसरा पार्ट है H naught, वही परटर्बेशन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का परटर्बेशन पार्ट होता है। If a potential energy is disturbed the influence of additional force, then definitely energy level and the shifting of the weak perturbation, the amount of shift can be estimated in the original unperturbed state are known। Consider a system। Suppose हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं और उस सिस्टम पर अपन क्या करते हैं, परटर्बेशन अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम सिस्टम पर परटर्बेशन अप्लाई करेंगे तो द एनर्जी लेवल स्लाइटली शिफ्ट, एनर्जी लेवल में हल्का परिवर्तन होता है, ज्यादा नहीं होता है। ऐसे केस पर द हैमिल्टोनियन H को हम लिख सकते हैं H is equal to H naught plus H प्राइम, जहां पर H naught को हमने पहले ही बताया है अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसके आधार पर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और ये जो आपका H प्राइम है वो इफेक्ट ऑफ परटर्बेशन, माने परटर्बेशन के कारण हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में परिवर्तन आना। और जब हैमिल्टोनियन परिवर्तन होगा तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन SI बराबर ESI से अगर H परिवर्तित होगा तो डेफिनेटली E परिवर्तित होगा। अर्थात जैसे हम किसी भी सिस्टम पर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस सिस्टम के एनर्जी लेवल और आइगन फंक्शन दोनों में स्लाइटली परिवर्तन होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम यहाँ पर चूंकि H क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को डिफाइन किया गया था माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m डेल स्क्वायर प्लस v, ये ऑपरेटर है। और इसी पर E जो होता है वो IH क्रॉस डेल बाई डेल t होता था। तो यहाँ पर चूंकि टाइम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं इसलिए हम
ई को ऑपरेटर के रूप में नहीं लेंगे, ई को सिर्फ ई ही लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। लेट साई के नॉट एंड ई के नॉट बी द ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन। मान लेते हैं हमारे पास साई के नॉट और ई के नॉट दोनों क्या है, ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन है। और ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन होने के कारण जब उस पर इन आइगन वैल्यूज आप अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एच नॉट लेते हैं तो वहां पर एच नॉट साई के नॉट इज इक्वल टू ई के नॉट साई के नॉट हो जाएगा। अर्थात अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म में ये श्रोडिंगर इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरा हमारा टारगेट क्या है कि नॉन डिजेनरेट केस। तो जनरली श्रोडिंगर इक्वेशन में दो केसेस होते हैं, एक डिजेनरेट केस होता है और दूसरा नॉन डिजेनरेट केस होता है। इफ देयर विल बी वन आइगन फंक्शन करिस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू, अगर प्रत्येक आइगन वैल्यू के संगत सिर्फ एक आइगन फंक्शन है तब हम क्या कहेंगे कि नॉन डिजेनरेट केस है। और while if there is two or more eigenfunction corresponding to one eigenvalues or eigenlevel, that is known as degenerate case. But our basic aim is to discuss only non-degenerate case में हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन परटर्बेशन थ्योरी को डिराइव करना चाह रहे हैं। In the stationary system, the Hamiltonian h does not depend on time and it is possible to expand h in terms of some parameter lambda. ऐसे केस पर हम क्या करेंगे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h को एक्सपांड करते हैं एक पैरामीटर लैम्डा के रूप में। तो h टू बी रिटन एज h नॉट प्लस लैम्डा h प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर h डबल प्राइम प्लस अप टू सो ऑन। जब लैम्डा का मान 0 होगा, इन दैट केस इक्वेशन नंबर 1 जो लिखे थे अपन h नॉट साई नॉट बराबर e नॉट साई नॉट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो h नॉट साई नॉट माइनस e नॉट साई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 0। This is wave equation for unperturbed system, while the rest term lambda h prime plus lambda square h double prime, these all are effect of perturbation term. ये h prime जो perturbation के कारण हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में स्प्लिटिंग होना। The solution, suppose ये जो हमारा समीकरण जो दिया गया है श्रोडिंगर इक्वेशन का अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए, तो मान लेते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, साई नॉट प्राइम साई 1 प्राइम साई 2 प्राइम साई नॉट साई 1 नॉट साई 2 नॉट साई 3 नॉट, these all are unperturbed wave function। और E0 नॉट E1 नॉट E2 नॉट, these all are unperturbed function। If both eigen function and eigen values both are orthonormal, so that is psi I naught psi j d tau will be 0 if I and j is not equal to 0, but I and j is equal to 0, then definitely its value is 1। अर्थात दो फंक्शन psi I है और उससे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट psi j है, तो psi a psi I और psi j एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को इंटीग्रेट करते हैं, ऑर्थोगोनल सेट लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका मान कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन से 0 होगा जब दोनों का इंडेक्स i और j बराबर नहीं है, और बराबर होगा तो वहां पर 1 होगा। नाउ लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ परटर्बेशन दैट इज नॉट लार्ज चेंज इन अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। अर्थात जब हम ऐसे केस पर परटर्बेशन अप्लाई करते हैं तो परटर्बेशन से सिस्टम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, स्लाइटली चेंज होता है। ऐसे केस पर द perturbed system eigen function psi k and eigen value e k can be expand in terms of lambda। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर h को एक्सपांड किया था, ठीक उसी तरह से हम इफेक्ट ऑफ परटर्बेशन के कारण जब डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए परटर्बेशन के कारण वेव फंक्शन और आइगन एनर्जी वैल्यू दोनों को एक्सपांड करेंगे लैम्डा के टर्म्स में। तो psi k इज इक्वल टू psi k नॉट प्लस लैम्डा psi k प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर psi k डबल प्राइम अप टू सो ऑन। And similarly, ek to be expanded as ek naught plus lambda ek dash plus lambda square ek double dash. If the perturbation is small, then equation number 8 and equation number 9 will be convergent. It means, so putting the value of h from equation number 4, psi equation number 7 और ek equation number 8 इन इक्वेशन नंबर 2, इन सभी मानों को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसे केस पर हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 जो श्रोडिंगर इक्वेशन था, इट कैन बी ऑब्टेन एज h नॉट प्लस लैम्डा h प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर h डबल प्राइम प्लस अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय psi k नॉट प्लस लैम्डा psi k प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर psi k डबल प्राइम अप टू सो ऑन। दिस इज इक्वल टू ek प्राइम
लेमडा ई के नॉट प्लस लेमडा ई के प्राइम प्लस लेमडा स्क्वायर ई के डबल प्राइम अप टू 1 मल्टीप्लाइड बाय साइ के नॉट प्लस लेमडा साइ के प्राइम प्लस लेमडा स्क्वायर साइ के डबल प्राइम प्लस अप टू 1 इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ लेमडा फ्रॉम बोथ साइड। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये दोनों को एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बराबर होगा, राइट हैंड साइड में हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पश्चात लेमडा के अलग अलग पावर के जो कोफिशिएंट आते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एच प्राइम साइ के प्राइम माइनस ई के प्राइम साइ के प्राइम, ये इसमें लेमडा का पावर 0, और उसके बाद जो टर्म आ रहा है एच प्राइम साइ के प्राइम प्लस एच नॉट साइ के नॉट माइनस ई के नॉट साइ के नॉट साइ के प्राइम माइनस ई के प्राइम साइ के नॉट, ये आपका लेमडा टू द पावर 1 है, प्लस एच नॉट साइ के डबल प्राइम प्लस एच प्राइम साइ के प्राइम प्लस एच डबल प्राइम साइ के नॉट माइनस ई के नॉट साइ के डबल प्राइम माइनस ई के प्राइम साइ के प्राइम माइनस ई के डबल प्राइम साइ के डबल प्राइम, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस अप टू 1 लेमडा टू द पावर क्यूब फोर्थ। इस तरह से अपन मेजरमेंट कर लेते हैं। अब अपन क्या देख रहे हैं कि इफ द एबव सीरीज इक्वेशन इज कन्वर्जेंट, चूंकि हमने पहले ही बोला है कि इस तरह का जो टर्म होता है वो कन्वर्जेंट होगा, तो कन्वर्जेंट होने के लिए लेमडा के अलग अलग पावर के जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सब इंडिविजुअल 0 होना चाहिए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि लेमडा का पावर, माने सपोज लेमडा टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है, हम उसको 0 कर देते हैं। लेमडा टू द पावर 1 का कोफिशिएंट जो बचा हुआ है उसको 0 करें। लेमडा टू द पावर 2, लेमडा टू द पावर 3, ये सभी कोफिशिएंट को 0 करेंगे तो एक तरह से इक्वेशन, कन्वर्जेंट इक्वेशन प्राप्त होता है। तो लेट अस सपोज दैट लेमडा टू द पावर 0 का कोफिशिएंट को इक्वेट किए, तो एच नॉट साइ के नॉट माइनस ई के नॉट साइ के नॉट इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ लेमडा टू द पावर 1 के कोफिशिएंट जो है इसको 0 करेंगे तो ये इक्वेशन आपका इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से लेमडा टू द पावर 2 का कोफिशिएंट के जो दिया गया है इसको 0 करते हैं तो ये हो जाएगा। अब हम जो इक्वेशन आया है, ये जो पहला जिसमें लेमडा टू द पावर 0 के कोफिशिएंट को 0 किए हैं, उसको हम फिर से रीराइट कर सकते हैं कि एच नॉट साइ के नॉट माइनस ई के नॉट साइ के नॉट इज इक्वल टू 0। इट कैन आल्सो बी रिटन एज एच नॉट माइनस ई के नॉट साइ के नॉट इज इक्वल टू 0। मींस दोनों में साइ के नॉट कांस्टेंट टर्म है, हम उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं और 0 कर लेते हैं। ये जो टर्म आया है इसी कन्वर्जेंट इक्वेशन है। ये कन्वर्जेंट इक्वेशन अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का इक्वेशन कहलाता है, माने श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अनपर्टर्ब सिस्टम के लिए है। इट इज कॉल्ड अनपर्टर्ब इक्वेशन। अब ये जो 12 नंबर है जिसमें हम लेमडा टू द पावर 1 के कोफिशिएंट को 0 किए थे, उसको हम फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओनली रीअरेंज कर रहे हैं। तो जो साइ के प्राइम का जो कोफिशिएंट था उसको एक साथ ले लिए और उसके बाद में साइ के नॉट के कोफिशिएंट जो दिया गया है उसको एक साथ ले लिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में साइ के प्राइम के कोफिशिएंट को इक्वेट किए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में साइ के नॉट के कोफिशिएंट को इक्वेट किए, और इसी के आधार पर हम क्या मिलता है हमको, ये जो टर्म आया है, ये एक जो टर्म दिख रहा है यहाँ पर एच प्राइम एच नॉट माइनस ई के नॉट साइ के नॉट इज इक्वल टू ई के प्राइम माइनस एच प्राइम साइ के नॉट। ये जो इक्वेशन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन कहलाता है फॉर नॉन डिजनरेट केस के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहलाता है, इसलिए कहलाता है कि जो लेमडा के पैरामीटर्स हैं, लेमडा टू द पावर 1 के कोफिशिएंट को हमने 0 किया है। तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर ए नॉन डिजनरेट केस के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गया। उसके बाद चलते हैं अपन 13। ये जो आपका इक्वेशन आया हुआ था 13 नंबर में, आप देखें क्या थे, ये वाला इक्वेशन था। इसमें हमने क्या किया था, लेमडा टू द पावर 2 के कोफिशिएंट को 0 किया था। तो ये लेमडा टू द पावर 2 के कोफिशिएंट को 0 किए। इसमें भी चूंकि 2 के कोफिशिएंट लेमडा टू द पावर 2 के कोफिशिएंट को 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि साइ के अलग अलग टर्म आएंगे। जो वेव फंक्शन लिए हैं वो पहला देखिए एच नॉट साइ के डबल प्राइम प्लस एच प्राइम साइ के प्राइम प्लस एच डबल प्राइम साइ के नॉट माइनस ई के नॉट साइ के डबल प्राइम माइनस ई के प्राइम साइ के प्राइम माइनस ई के डबल प्राइम साइ के नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, जो साइ के डबल प्राइम है उसके जो कोफिशिएंट है उसको एक साथ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में साइ के प्राइम वाला कोफिशिएंट को लिखेंगे, फिर उसके बाद साइ के नॉट वाले कोफिशिएंट को लिखेंगे, और हम क्या करते हैं कि साइ के डबल प्राइम को इन टर्म्स ऑफ बराबर करते हैं साइ के प्राइम प्लस साइ के नॉट के पदों में।
तो ये जो इक्वेशन जो दिया गया था वो इस रूप में प्राप्त हो जाता है, एच नॉट माइनस ई के नॉट साई के डबल प्राइम का कोफिशिएंट है इज इक्वल टू ई के प्राइम माइनस एच प्राइम साई के प्राइम का कोफिशिएंट है प्लस ई के प्राइम डबल प्राइम माइनस एच डबल प्राइम ये साई के नॉट का कोफिशिएंट है। सिमिलरली इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा क्यूब लैम्डा टू द पावर 4, इसी तरह से लैम्डा 3 4 का भी हम प्राप्त कर सकते हैं, बट इफ वी लिमिट द टोटल हैमिल्टोनियन h अप टू ओनली लैम्डा h टू द पावर 1। हमारे कोर्स में यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है, इसलिए अपन हायर ऑर्डर टर्म को ओवरलुक कर जाते हैं। तो ओवरलुक करने के लिए हम सिर्फ लैम्डा टू द पावर h लैम्डा h प्राइम तक के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो दैट इज जो पहला इक्वेशन मिला था हमको जिसमें अनपर्टर्ब सिस्टम के लिए था, उसमें से अपन निकाल सकते हैं क्या कि h इज इक्वल टू h नॉट प्लस लैम्डा h प्राइम, देन इक्वेशन 15 टू बी रिटन एज h नॉट माइनस e के नॉट साई के नॉट इज इक्वल टू 0। ये आपका अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का इक्वेशन हो गया। कब? जब सिस्टम का कन्वर्जेंट है उस केस में। और दूसरे में अपन क्या करते हैं, h प्राइम माइनस h नॉट माइनस e के नॉट, ये साई के प्राइम का कोफिशिएंट है, ये बराबर होगा e के प्राइम माइनस h प्राइम साई के नॉट। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। और ये जो बाद वाला जो दिखा रहे हैं h नॉट e के नॉट साई के डबल प्राइम इज इक्वल टू e के प्राइम माइनस h प्राइम साई के प्राइम प्लस e के डबल प्राइम साई के नॉट, ये आपका सेकंड ऑर्डर कहलाता है। इस तरह से हमारे इस लेक्चर में हम सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर नॉन डिजनरेट केस के लिए इक्वेशन ड्राइव किए हैं। और वो जो इक्वेशन आपका है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन यहाँ पर हमको मिला है और सेकंड ऑर्डर का मिला है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है उसके हल ज्ञात करेंगे, उसके वेव फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ उसके आइगन वैल्यूज का मान ज्ञात करेंगे। तो वेव फंक्शन या आइगन वैल्यूज के मान को हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं। थैंक यू।